not a single project that I can think of has been completed on time. I think to some extent we need to create some incentive, some good environment so that we get the best people for the job. नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिनेश मिश्रा यहाँ पर मौजूद हैं और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिस पर एक दिन पहले इंडियन एयरफोर्स के चीफ एपी सिंह ने अपनी नाराजगी जताई थी। ये मौका था सीआईआई की वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन का। इस दौरान उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि देरी की वजह से हमको यानी एयरफोर्स को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ये आप समझ नहीं सकते। उन्होंने एक कोट किया, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये शब्द सुर्खियों बना। आखिरकार क्यों उन्होंने ये नाराजगी जताई? क्योंकि एपी सिंह इसके पहले भी एक बार खुलकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। वो बता चुके हैं कि फोर्सेस के लिए उनके इक्विपमेंट्स की डिलीवरी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अभी 4 दिन का भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव देखा गया, उस तनाव में हमने क्या देखा? किस तरह का युद्ध? पारंपरिक युद्ध नहीं था। पारंपरिक तरीके से युद्ध का प्रचलन खत्म हो गया है। रसिया और यूक्रेन का वॉर जब से स्टार्ट हुआ, उस वॉर ने सिखाया कि अब पूरी दुनिया के अंदर किस तरह से ड्रोन, मिसाइल और एयर फाइटर जेट से ये युद्ध लड़े जा रहे हैं। और उसी कंडीशन में 4 दिन के इस युद्ध ने हमको बताया, सिखाया बहुत कुछ। और ये पूरी दुनिया ने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच दिनेश जी जो 4 दिन का तनाव चला ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, तो उसमें एक लर्निंग भी थी। लर्निंग ये थी किस तरह से पूरा युद्ध एक टेक्नोलॉजी पर बेस पूरा वॉर हुआ। तो इसके लिए सेनाओं के पास में आर्म्स का, इक्विपमेंट्स का होना बेहद आवश्यक है। और यही एपी सिंह की नाराजगी बार बार मुखर हो रही है। आपने इस पर एक नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर एक विस्तृत रिपोर्ट जो कि दिनेश मिश्रा जी ने तैयार की है, उसको जाकर आप पढ़ सकते हैं और उसमें आपको पता चलेगा कि भारत कितना तैयार है और हमको कहां पर और ज्यादा काम करने की दिनेश जी आवश्यकता है। देखिए, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कारगिल युद्ध की बात करते हैं। कारगिल युद्ध में जो हमें पाकिस्तान पे एज मिली थी, मतलब जीत मिली थी, वो किस वजह से मिली थी? आप समझ सकते हैं, वायुसेना की वजह से। ज़मीनी लड़ाई होती ही इम्पोर्टेंट, लेकिन आज जो नया जो तकनीकी वॉर है, वो सब के सब, चाहे यूक्रेन में आप देख लीजिए, चाहे सीरिया में देख लीजिए, कहीं भी जहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं आप देखिए तो सब वायुसेना की एक तरह से लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब उसमें भी वायुसेना में क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे ड्रोन। अब जैसे बड़े बड़े मिलिट्री ड्रोन आ रहे हैं। अब वो छोटे मोटे ड्रोन नहीं है कि जैसे आप कंप्यूटराइज संचालित कर दिया और छोटा सा कोई बारूद लेकर के भिजवा दिया जी, वो सब नहीं रह गया। अब क्या होता है, मानव रहित ड्रोन तैयार हो रहे हैं, मिलिट्री ड्रोन। वो इतने बड़े बड़े हैं, जैसे अभी पिछले दिनों हमने चर्चा की थी प्रीडेटर ड्रोन जी। तो ऐसे ही बहुत सारे ड्रोन और टेक्नोलॉजी, मिसाइलें ऐसी आ रही हैं, फाइटर जेट्स आ रहे हैं, स्टील्थ जेट आ रहे हैं। तो इनकी वजह से हमें ये जानना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा तैयारी ऐसी कि जो भविष्य की जो जंग है, इन्हीं के बलबूते जीती जानी है। तो उसके लिए हमें तैयारी एक तरह से बहुत पहले से करके रखनी होगी। और युद्ध अचानक ही होते, भड़कते हैं। आप देखिए, चाहे अभी जो जंग हुई 2-4 दिन की, तो ये क्या हुआ, अचानक ही हुआ। अचानक हुआ, इसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, क्योंकि भारत ने ऐसा कोई युद्ध छेड़ा नहीं था। भारत ने आतंकियों पर कार्रवाई की थी, लेकिन पाकिस्तान को वो बर्दाश्त नहीं हुआ। उसको लगा कि उसके देश में घुसकर और भारत ने आतंकियों के ठिकाने को नष्ट किया और अचानक से उसने जो है मिसाइल दागनी हमारे ऊपर शुरू कर दी। तो अब इसमें जैसे स्टील्थ टेक्नोलॉजी, अब स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या है कि आप जो भी मतलब जंगी विमान भेजते हैं तो उनके क्या होते हैं कि निशाना बनाए जाने की आशंका सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि आज एडवांस रडार सिस्टम है, वारफेयर सिस्टम है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो दुश्मन जो है कभी भी आपके हमले को नेस्तनाबूद कर सकता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम बिना बताए गुपचुप तरीके से, सीक्रेट तरीके से अपने काम को, अपने मिशन को अंजाम दे पाए। तो ये 5th जनरेशन जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी की बात जो चल रही है, वो
यही है। और इसी को लेकर के जो एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नाराज़गी जताई है कि अब तक आप देखिए तो जैसे राफेल की डिलीवरी हुई, इससे पहले और तेजस की डिलीवरी थी, कावेरी इंजन को लेकर के था। मतलब हमारे यहाँ जो डिफेंस टेक्नोलॉजी वाली जो चीज़ें हैं उसमें बहुत डिले हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मतलब कहने की ये बात नहीं, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, तो एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि हम जिस तरीके से चल रहे हैं उससे भविष्य की जंग नहीं जीती जा सकती। उससे आप मुकाबला तो कर लेंगे लेकिन आप बढ़त नहीं ले पाएंगे, जैसे इजराइल कर रहा है, जैसे तुर्की कर रहा है। वो लोग एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। मतलब उस लेवल की इंजन, उस लेवल की टेक्नोलॉजी, उस लेवल का ड्रोन, इन सब मतलब वारफेयर की जितनी भी टेक्निक है उन पे काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि बार बार नाराजगियां सामने आती हैं। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के पास में 5वीं 5th जनरेशन का फाइटर जेट जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जिसकी आपने रिपोर्ट तैयार की है, वो उसको कब तक मिल जाएगा। और भारत को अभी कुछ दिन पहले हमने देखा है कि AMCA यानी कि उसको उस फाइटर जेट को को डेवलप करने में 10 साल का वक्त लगेगा। लेकिन उस दौरान, उस 10 साल के पीरियड में अगर चाइना, चूंकि ऑलरेडी पाकिस्तान को हथियार और सप्लाई इस जंग में भी हमने देखा और हमेशा से दे चुका है, तो भारत के सामने एक बड़ी समस्या है कि अगर हमको 5th जनरेशन का फाइटर जेट कैसे मिलेगा दिनेश जी, और क्या उसके लिए पाकिस्तान के पास में वो हथियार हमसे पहले होगा, एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो इसके कुछ अभी जैसे मीडिया रिपोर्टों में चल रहा है कि चीन जो अपना फाइटर जेट है J-35A, ये 5th जनरेशन का विमान है, स्टील टेक्नोलॉजी वाला, वो पाकिस्तान को देने जा रहा है, उसने ऑफ़र किया है। अब ये है कि इसकी डिलीवरी में भी 2029 तक का टाइम लगेगा। चाइना को पाकिस्तान जो 2029 तक लगेगा। लेकिन अब बात अपने की करते हैं कि जो अभी बात हुई, जो जिस मॉडल को मंजूरी दी AMCA को जी, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, तो इसको मंजूरी दी गई है। इसके लिए एक अलग एजेंसी भी बनाई गई है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी बनाई गई कि ताकि काम तेजी से हो सके। बजट भी इसके लिए जारी हुआ है, सब कुछ हुआ। लेकिन पहली जो चुनौती है कि वो इंजन और इसके टेक्नोलॉजी और हर चीज़ को मतलब उस हिसाब से तय समय पर, जिसकी बात एपी सिंह कर रहे हैं, तय समय पर डिलीवरी की बात। अब ऐसा ना हो कि जैसे अभी इसमें भी टाइम लगने वाला है। ऐसा बताया जा रहा है कि 10 साल का टाइम लगेगा। 10 साल का मतलब आप 2035 समझिए। और 2035 में जितनी तेज़ी से तकनीक बदल रही है, आप सोचिए कि उस समय किस जनरेशन का फाइटर होगा। बिल्कुल। अभी आप साल 1.5 साल के अंदर आपने देखा होगा कि अभी हम 4th जनरेशन की बात कर रहे थे, फिर 4.5 जनरेशन की बात होने लगी, फिर 5th जनरेशन का आ गया। अब चाइना ने अपना जारी किया है कि वो 6th जनरेशन के फाइटर बना रहा है। तो आप सोचिए 2035 तक किस जनरेशन, हम 2035 तक किस जनरेशन पर रहेंगे। हम बात करेंगे 5th जनरेशन के फाइटर्स की, और बाकी जो है जो दुनिया के चीन, अमेरिका और रसिया, ये किस जनरेशन हो सकता है 10th जनरेशन तक पहुंच जाएं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में। तो आप सोचिए हम हमेशा पीछे रहेंगे, इस हिसाब से इस बढ़त में हमेशा पीछे रह सकते हैं। तो उस हमें मतलब आप समझिए कि मल्टी क्या कहते हैं उसको, जो गुणात्मक तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा तकनीकी के मामले में, नहीं तो आप हमेशा पीछे रहेंगे। तो क्या ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या अमेरिका और रसिया से कुछ फाइटर जेट जो कि 5th जनरेशन के हैं वो खरीदने होंगे? क्या उनकी डिलीवरी समय से हो सकती है? क्योंकि लगातार सरकार इस कोशिश में है कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत, एडवांस पूरी तरह से इन इक्विपमेंट्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स में आत्मनिर्भर भारत बने, हम अपने हथियार अपने देश बनाएं। और काफ़ी हद तक ये काम शुरू भी हो चुका है और बहुत तेजी गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहां पर जो हम चुनौतियों की बात कर रहे हैं, यहां पर हमारे सामने जो चुनौती है वो ये है कि 2035 जो कि हमारे लिए AMCA टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो 2035 है। लेकिन उस वक्त तक जो 10 साल है उसके बीच में अगर हमारे पास में
क्या हमको रशिया और अमेरिका से 5th जनरेशन के फाइटर जेट मंगाएंगे, कुछ ऐसा प्लान? देखिए, ये योजना तो है। सुखोई SU 57 पे भी बात हो रही है और F-35A की भी बात हो रही है। F-35 के बारे में ये है कि ये भी स्टील टेक्नोलॉजी वाला विमान है, लेकिन इसको खुद अमेरिका बहुत इस्तेमाल नहीं करता है, ये बेचने के लिए करता है। और इसके प्रयोग इराक युद्ध में, सीरिया पर हो चुके हैं, अफ़गानिस्तान में भी हुए, लेकिन ये अपनी कीमतों के कारण, इसके रखरखाव के कारण, इसके इतना महंगा है कि इसको मतलब हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। अफोर्ड नहीं कर सकता। और इसकी मतलब 100% एक्यूरेसी भी नहीं है। तो इसलिए इसको शायद ही खुद एलन मस्क, जो उनके डॉज टीम के मेंबर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के, जिन्होंने अभी छोड़ दिया पद, तो वो खुद इसे कबाड़ बता चुके हैं F-35 को। तो आप सोचिए कि ऐसे कबाड़ को अगर हम लाते हैं तो क्या फ़ायदा होगा। और अगले जो 10 साल का गैप है, वो जाहिर सी बात है ऐसे कबाड़ से भरना तो ठीक नहीं होगा। तो सुखोई जो SU 57 है, इस लिहाज से वो बेहतर हो सकता है। लेकिन अभी जैसा आपने बोला कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर शब्द सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वो बहुत उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए होते। उसके लिए आपको रेयर टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए आपको जो है रडार सिस्टम चाहिए, एडवांस रडार सिस्टम, स्टील टेक्नोलॉजी चाहिए, इंजन चाहिए स्वदेशी। आपके पास इन सब में कोई चीज़ नहीं, आप सब बाहर से मंगाते हैं। उसको डेवलप करने में मीलों का सफ़र बाकी है। सबसे बड़ी चीज़ है रिसर्च। आप देखिए रिसर्च पे हमारे यहाँ कितना है, 1% भी खर्च नहीं होता। टोटल GDP का 1% भी नहीं है अभी। अच्छा, टोटल GDP का 1% भी हम लोग रिसर्च पे खर्च नहीं, रिसर्च में हम लोग बहुत पीछे हैं, उस पे पैसा ही नहीं खर्च करते। तो आप सोचिए, अमेरिका, रसिया या यूरोप के जो देश हैं, वो 30%, 25%, कोई 40% तक खर्च कर रहा है। हम 1% भी नहीं खर्च कर पा रहे हैं सही से। और रिसर्च हो कहाँ रही है, आप देखिए। सही ये बात है कि हमने रॉकेट टेक्नोलॉजी में अच्छा किया है, कुछ और जैसे स्पेस में मिशन भेजने के मामले में अच्छा किया है, चाँद पे हम चंद्रयान भेज रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो मूल चीज़ है, हर चीज़ की जो फंडामेंटल चीज़ है, टेक्नोलॉजी, जिसके लिए हम हमेशा से परेशान होते हैं, वो चीज़ हमारे पास नहीं है और उसमें काफ़ी वक्त लगेगा। उस दिशा में भारत को बहुत आगे करना होगा। उसके लिए दिल खोल करके और खुले दिल से सरकारों को खर्च करना पड़ेगा। एक बार मैं आपको भारत और पाकिस्तान में कौन कितना साजो सामान से मौजूद है उसका आंकड़ा भी यहां पर आपको बता दूं। टोटल अगर एयरक्राफ्ट, अगर हम लोग चूंकि एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं तो देखें 2229 ये चूंकि भारत के पास है, वही 1399 ये पाकिस्तान के पास में है। फाइटर जेट्स की बात करें तो 513 भारत के पास है, 328 पाकिस्तान के पास में है। अटैक हेलीकॉप्टर ये 80 की संख्या में 80 भारत के पास में है और पाकिस्तान के पास में 57। बख्तरबंद वाहन ये 1,48,554 भारत के पास, बहुत बड़ी तादाद इसकी हमारे पास मौजूद है और पाकिस्तान के पास 17,516 है महज। अब बख्तरबंद टैंक की बात करें तो 4,201 ये भारत के पास में है, वहीं 2,627 ये पाकिस्तान के पास में है। वहीं अगर पनडुब्बियों की बात करें तो 18 भारत के पास में है और 8 जो है वो पाकिस्तान के पास में है। ये ग्लोबल फायर पावर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक मैं ये आपको फिगर यहां पर आपको बता रहा था। अब हम लोग बात करते हैं कि जेट, ये जो स्टील टेक्नोलॉजी है दिनेश जी, बड़ी हाई डिमांड इस समय हम इसमें सुन रहे हैं। स्टील टेक्नोलॉजी, स्टील क्यों बेहतर है, क्या खास है इस 5th जनरेशन में जो जिसके लिए ये दुनिया इतनी बेताब है इन फाइटर जेट्स के लिए, और हम लोग भी उसी पे चर्चा कर रहे हैं और हमारा प्रोग्राम भी है कि हम अगले 10 साल में उसको अपने देश में ही डेवलप कर लेंगे। लेकिन इस 5th जनरेशन की खासियत क्या है, इस स्टील की खासियत क्या है फाइटर जेट? देखिए, स्टील की खासियत है, स्टील का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो है गुपचुप तरीके से काम करना, मतलब किसी की पकड़ में ना आना। जैसे ऐसी दुनिया भर में आप देखेंगे कि ऐसे सिस्टम हैं कि जो कहीं भी अपने इलाके में मौजूद कोई भी गतिविधि होती है आसमानी, तो उसको वो पकड़ लेते हैं। तो अब ये क्या है कि रडार जो सिस्टम है
स्टील टेक्नोलॉजी जो 4.5 या 4 जनरेशन के जो जंगी जेट हैं उनसे इसी मामले में अलग होती कि वो रडार की पकड़ में नहीं आते। मतलब आप अपने मिशन को पूरी बिल्कुल तरह से सीक्रेट रहकर अंजाम दे सकते हैं। दूसरा थर्मल इमेजिंग, जैसे क्या होता है कि हर चीज़ का एक टेम्परेचर होता है किसी भी विमान का, तो ये जो रडार होते हैं या और टेक्नोलॉजी है वो क्या होती, उसकी जो गर्मी है वो उसको महसूस कर लेते हैं, महसूस करके डिटेक्ट करके बताते हैं कि दुश्मन का कोई जंगी जेट या कोई ऐसी चीज़ आ रही है इधर, तो वो चीज़ बता देते। तो ये स्टील टेक्नोलॉजी इन सब से बचाती है हमें। मतलब ये स्टील टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी जो खासियत जो दिनेश मिश्रा जी यहाँ बता रहे हैं कि ये रडार सिस्टम में पकड़ पे ही नहीं आएगा। आसान शब्दों में कि दुश्मन के घर पे घुस जाएगा और दुश्मन का रडार इसको पकड़ नहीं पाएगा। इससे क्या होगा कि ना तो आपके ऊपर कोई अटैक, आप जिस भी ऑपरेशन में जा रहे हैं वो 100% वहां पे सक्सेसफुल होने के उसके चांस होते हैं, क्योंकि आपका जो जेट है उसको उस रडार सिस्टम में उसको पकड़ नहीं पाएगा और आप आसानी से जाके ऑपरेशन कर लेंगे। इससे ना तो आपका इक्विपमेंट्स पे अटैक होगा और आपका ऑपरेशन भी सफलतापूर्ण होगा और आपके कोई भी सोल्जर्स वहां पर उनका भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी के लेकर पूरी दुनिया में आप इस समय चर्चा बनी हुई है। अब 5th जनरेशन के आगे काम होना शुरू हो चुका है। हम लोग भी इस आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत आप भारत में इसको बनाने का हमारा हो चुका है, फाइनल है 10 सालों में, अगले 10 सालों में ये बन के फाइनल होगा। लेकिन उससे पहले भारत के सामने जो सबसे बड़ी इस समय चुनौती है कि वो इन 10 सालों से पहले इन दोनों फाइटर जेट्स को कैसे हासिल करे। क्या उसको अमेरिका, रसिया से, जैसा कि दिनेश जी ने बताया, उससे उसको मंगाना पड़ेगा या फिर कोई और टेक्नोलॉजी, और जो कि पहले से जो पेंडिंग HAL के पास में ऑर्डर्स पड़े हुए जिसको लेकर बार बार एयरफोर्स चीफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उसको जल्द से जल्द एयरफोर्स को हासिल करना होगा या उनको जल्दी जल्दी उसका डिलीवरी करनी होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। शुक्रिया।